जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हम अधिगम पढ़ रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के हमने 7 सिद्धांत अब तक पढ़ लिए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 3-4 सिद्धांत हैं उनकी आज हम बात कर लेते हैं। तो आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, मीनिंगफुल वर्टल लर्निंग थ्योरी। क्या है आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत? तो आशुबेल व जेरेम ब्रूनर दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी में आते। दोनों के सिद्धांत क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम व खोजपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत लगभग समान है, केवल एक विषमता है। क्या? कि जो जेरोम ब्रूनर का मानना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करता है, जबकि आशुबेल का मानना है कि बालक की अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से करता है। आगमन तरीका जो वैज्ञानिक मेथड है और जो निगमनात्मक मेथड वो अमनोवैज्ञानिक है ना। तो मैंने इसके अंदर से क्वेश्चन तो 100% आएगा कि आगमन विधि और निगमन विधि के अंदर से पेडागोजी के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी 101% पूछा जाएगा। तो इन दोनों विधियों को थोड़ा ध्यान से देख लेना। गुथरी का सामीप्य संबंध सिद्धांत है ना, उसके बाद में समीपता अनुबंधन सिद्धांत कि गुथरी भाई साहब ने क्या बताई थी चीज़ों को, कि जो उद्दीपक है अनुक्रिया है इसके बीच में क्या है, अगर डिस्टेंस नहीं होगा, जितना ज़्यादा क्या है समीप होंगे उतनी ज़्यादा क्या है अधिगम अच्छा होगा। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत या स्थापन सिद्धांत, तो जिन चीज़ों से क्या है अधिगम नहीं हो रहा उससे हम उन चीज़ों को क्या है दूर हटा देंगे, और जिनसे क्या है अधिगम अच्छा हो रहा है तो उनको पास में ले आएंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षकों व अभिभावकों उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच की क्या है समीपता स्थापित करनी चाहिए, ताकि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जन्मजात व अर्जित क्रियाओं को क्या है दूसरे उद्दीपकों और प्रतिस्थापन करने की क्रिया है। तो जन्मजात जो उद्दीपक हैं, जो चीज़ें हमने जन्म से ही हैं, या जो मतलब हमारी ग्रामर है, किसी भी प्रकार की चीज़ें जन्मजात हमने सीख रखी, और जो चीज़ें हमने इन्वायरमेंट से अर्जित की है, तो क्या है जो दूसरे उद्दीपक हैं उनके साथ प्रतिस्थापित करेंगे हम चीज़ों को, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे, फिर आगे चीज़ों को सीखेंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा कुर्टलेविन का क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। इसके अन्य नाम सदिश व कृष्ण सिद्धांत भी कहते हैं, तलरूप सिद्धांत या टोपोलॉजी थ्योरी भी बोल देते हैं ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अधिगम क्या है? व्यक्ति और इन्वायरमेंट के बीच में जो क्रिया हो रही है उसका गुणनफल क्या है? अधिगम है, जिसे निम्न संकेत द्वारा दर्शाया गया है। तो ये लर्निंग फील्ड है और पर्सन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या है? अंतःक्रिया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुर्टलेविन के द्वारा 3 संप्रत्यय विकसित किए गए। कौन कौन से? एक तो क्षेत्रीय जीवन दायरा, यह व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब लाइफ है क्या, जीवन का दायरा कितना है, जितने हम वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेंगे कि यार वो तो घर ही रहे, वो तो कूप मंडूक है, वो तो बाहर निकले ही क्यों नहीं, तो सीखा वो किया। मतलब जितना हम इन्वायरमेंट के साथ क्रिया करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को हम सीख पाएंगे। उसके बाद में 2 शब्द हैं सदिश व कृष्ण, ये दोनों ही क्या है फिजिक्स से लिए हुए हैं, मैकेनिक्स है वर्ड है। सदिश का मतलब क्या है? वह शक्तियाँ जो लक्ष्य के पास या दूर लेके जाती है, एक दिशा के अंदर चल रही है ना। सदिश हम किसे बोलते हैं? दिशा के साथ में। तो या तो वो लक्ष्य के है हमारे को पास लेके जा रही है, या लक्ष्य से दूर लेके जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सदिश। उसके बाद में है कृष्ण, वातावरण में उपस्थित एक लक्ष्य जो व्यक्ति को क्या है आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। या तो क्या है किसी भी प्रकार का आकर्षण होगा तो हम उसके पास जाएंगे, और मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही तो हम उससे दूर जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? कृष्ण। उसके बाद में तीसरा जो संप्रत्यय था वो था तलरूप। तलरूप क्या है? ये गणित से शब्द से गणित विषय से लिए गए ये शब्द। दूसरा प्रयोग आकृतियों के संदर्भ में किया जाता है कि बच्चा क्या है आकृतियाँ, किसी भी प्रकार की चीज़ों को क्या है सीख जाता है आकृतियों के द्वारा। व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवरोधकों का सामना करता है, अपने शक्ल की भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनाता है, लेकिन उनका मूल स्वरूप वही रहता है। ठीक है, वो अलग अलग टाइप की अपनी जो शक्ल है उसके अलग अलग टाइप्स बना लेगा, लेकिन मूल शक्ल वही रहेगी जो वो बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसने सीखा ही उतना है। तो जैसे रबर बैंड का या इलास्टिक होता है, उसको आप कितना ही खींचो वापस उसी स्थिति में जाएगा जो उसके मूल स्वरूप है या मूल व्यवहार है उसी के अंदर। मतलब कई अच्छा हुआ आप देखा छोरियाँ जावे इन्हें बिना डेट पर जब के अंग्रेजी सी जड़ है, लेकिन मतलब कोई कोकरेज या कोई इसी चीज़ सामने आ जाए तो मुँह बे शब्द निकल सी जगह बचपन सीखा है या बिंग मूल व्यवहार है बज की बिंगी भाषा है।
इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करता है ना। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको क्या है, सूझबूझ से क्या है, सोल्व करेगा। इसलिए इस सिद्धांत को क्या है, लक्ष्य सूझ सिद्धांत या गोल इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद में टोलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत या साइन थ्योरी। टोलमैन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। तो चिन्ह क्या है, तो उन्होंने वातावरणीय उद्दीपक, जो इन्वायरमेंट के अंदर उद्दीपक है उनको उन्होंने चिन्ह नाम दे दिया है ना। किसी भी प्रकार की कोई जो क्रिया हो रही है उन्होंने चिन्ह नाम दिया, किसने, टोलमैन ने। तो टोलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत है, प्रतीक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में है कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, एक्सपीरियंस्ड लर्निंग थ्योरी। कार्ल रोजर्स भाई जी कहे कि कोई चीज़ ने थे एक्सपीरियंस करो और सीखो, अधिगम करो। यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उनके स्वतंत्रतापूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों विद्यालय में सेमिनार, कार्यशाला, परिचर्चाएं, शैक्षिक भ्रमण तथा कार्यनीतियों का आयोजन करना चाहिए, ताकि बालक स्वयं अनुभव करके सीखे। क्योंकि अनुभव करके सीखने से बालक को क्या है, स्थायी ज्ञान ज़्यादा प्राप्त होगा। तो उसके बाद में मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो नीड हेरिकल थ्योरी। मेस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकताएं उसे अधिगम करने के लिए प्रेरित करती। कि 5 आवश्यकताएं बताई थी किसने, मेस्लो भाई साहब ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत बोला जाता है कि आदमी की 5 नीड है, उसी के हिसाब से बच्चा सीखता है ना। तो इंसान की क्या नीड रहती है, सबसे पहले तो पर्सनल नीड, जो मेरे लिए ज़रूरी है। उसके बाद में मैं सोचूंगा समाज के बारे में, और उसके बाद में क्या है, मैं सोचूंगा कि यार अब आध्यात्मिक चिंतन या बड़ी कोई चीज़ें करते हैं ना, आदर्शवादी आदमी बनते। तो सबसे पहले व्यक्तिगत नीड है। व्यक्तिगत नीड के अंदर मुख्य क्या है, दैहिक या जैविक आवश्यकता है हमारी, हमें रोटी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी चाहिए ना खुद की, तो सुरक्षा की अवस्था, दैहिक या जैविक आवश्यकता। उसके बाद में है सुरक्षा की आवश्यकता। हम मकान बनाते हैं, किसी भी प्रकार से सुरक्षा करते हैं अपने आसपास को, लाइफ को सिक्योर करने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो वो क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा चरण है मेस्लो के हिसाब से ना। उसके बाद में आती है सामाजिक आवश्यकता, संबंधता या स्नेह की आवश्यकता। अगर आपने मतलब आपको खाने के लिए अच्छा है, आपका घर पर अच्छा है, आप सेफ रहे सब जगह से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या है, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप मतलब कह नहीं बांगन पीछो तो गणो या पर यार बांग लोग जावे को नहीं, क्योंकि बांग व्यवहार बढ़िया को नहीं। तो व्यवहार को अच्छा करने के लिए क्या है, हमें संबंधता, लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे, उन्हें स्नेह से प्यार से रखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, सम्मान की आवश्यकता, इज्जत चाहिए। अब हम वो गुड्डू भैया नहीं रहे जो लिबर करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, है ना। तो ये आवश्यकता, नीड है हमारी कि हमें सम्मान चाहिए किसी से। तो सम्मान के लिए क्या है, हमें समाज के अंदर अच्छे काम करने पड़ेंगे, लोगों से कनेक्ट रहना पड़ेगा, उनके दुख सुख में साथ खड़ना पड़ेगा ना, उनको साथ व्यवहारिक रूप से चलना पड़ेगा। तो क्या है, हमें इज्जत मिलेगी। तो सम्मान की आवश्यकता, ये है हमारी सामाजिक आवश्यकता। उसके बाद में मतलब यहाँ तक ऑलमोस्टली 99% लोग यहाँ तक जाके सीमित हो जाते। उसके बाद में जो 1% बचते हैं, महान जीवी, आत्म सिद्धि, जो आत्मानुभूति की आवश्यकता, बौद्धिक आवश्यकता, बन ये लगे बस ज्ञान की प्राप्ति कर लेवा, और मैं क्यों हूँ, मैं क्या मैं हूँ, ये प्रश्न की खोज करा बे। फिर हिमालय मूल्यगंज आ गया, बड़े टिब्बा पर बैठ गए नहीं, मतलब कैंप फायर कौन करे, ज्ञान की प्राप्ति खातिर तपस्या करे, ये चीज़ें सीख है। तो आत्म सिद्धि या आत्म अनुभूति की आवश्यकता, मेस्लो ने ये 5 चरण बताए थे। तो 2 तो क्या है, व्यक्तिगत नीड है, क्या, दैहिक और सुरक्षा। उसके बाद में 2 सामाजिक नीड है, वो कौन सी है, तो समानता, स्नेह की आवश्यकता, और उसके बाद में सम्मान की आवश्यकता। उसके बाद में क्या है, आत्म सिद्धि या आत्म अनुभूति की आवश्यकता। तो ठीक है, ये तो अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे, तो हमने अब अधिगम के सिद्धांत कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या अधिगम के जो अलग कोई चरण है, या फिर किसी भी प्रकार की अधिगम को लेकर डिसऑर्डर है, चिंतन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।